कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ मैं आपके सामने। ये है लेक्चर नंबर 3 और हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर। एमपी टेट के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं और तीसरा लेक्चर है ये। साथ ही साथ हम लोगों ने जेन ऑस्टिन के बारे में जो है बात की है और उसके द्वारा रचित एक उपन्यास नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात की। ठीक है साहब, हमने कहा था इस वर्क में हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है थीम्स। ठीक है, क्या थीम्स। अब चूंकि हम थीम से डील कर रहे हैं तो क्या आप लोगों को ये पता है थीम क्या होती है? व्हाट आर थीम्स? डू यू पीपल नो और एनी आइडिया? as you people already dealing with literature, you must have dealt with it in your masters as well, है ना? So बात ऐसी है हमारे जीवन में जितने भी ड्राइविंग फोर्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जो किसी घटना को हमारे जीवन में होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन सभी को आप थीम कंसीडर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पॉवर्टी, इंसान पुअर है, यदि वो पुअर है तो वो परेशान रहेगा, वो भूखा रहेगा, वो थकेगा, उसका शोषण किया जाएगा। अब ऑन दी अदर हैंड यदि कोई रिच है, इंसान के पास पैसा होगा, समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी, लोग उसका सम्मान करेंगे, सोसाइटी में ऊपर चढ़ेगा। समझ आ रहा है? ऐसे पहलू जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करते हैं या जिनके होने से उतार चढ़ाव होता है जीवन में, उनको हम थीम्स कंसीडर कर सकते हैं। इस दुनिया की हर चीज थीम से बनी हुई होती है, कुछ भी हो, कोई भी इमोशन हो, ह्यूमन थॉट, जितनी भी ह्यूमन से जुड़ी हुई चीजें सब थीम का हिस्सा, ह्यूमन इमोशन से। ठीक है, अब इसमें आप बात करोगे अब जैसे कोई मान लो हैप्पीनेस हो गई, है ना, सैडनेस हो गई। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो हैप्पी नहीं है? सब हैप्पी है। ऐसा कौन है जो सैड नहीं होता? सब सैड होते हैं, वो अलग बात है। कोई कह सकते हैं संत बन जाए तो वो छोड़ दे दुखों को, पीड़ाओं को या सुखों को, वो अलग बात है, त्यागना अलग चीज हो जाती है। बाद बाकी ये वो चीजें हैं जिनसे हर ह्यूमन डील करता है, हर ह्यूमन इनसे डील करता है और इन्हीं का यूज हम लिटरेचर में करते हैं, तब ये कहलाते हैं थीम्स। ठीक है, अब जो मेजर थीम्स हैं जिन्हें हम देखते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे हम। ठीक है, कई बार जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी थीम का इस्तेमाल प्राइड एंड प्रेजुडिस में नहीं हुआ है। कोई तीन का हुआ होगा, एक का नहीं हुआ होगा। वैसे ऑप्शन टाइप में, ऐसे ऑब्जेक्टिव में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो तैयार रहिए। इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ जी। बात कर रहे हैं प्राइड के बारे में। ठीक है, चलिए। प्राइड एलिजाबेथ और डर्सी दोनों में को देखने को मिलती है। कैसे? डर्सी में वहां देखने को मिलती है जहां पे मिस्टर बिंगले एडवाइस करता है डर्सी को कि तुम एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो, जिस पे डर्सी का रिस्पॉन्स कुछ ठीक नहीं होता है। उसके अनुसार डर्सी उच्च वर्ग का है, रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास से आता है, जबकि एलिजाबेथ उतनी लायक उसके है नहीं, वो सूटेबल नहीं मानता। तो यहाँ आता है इसका प्राइड। उसके बाद में जब डर्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, तब एलिजाबेथ इसको बार बार डिक्लाइन करती है, तो वो प्राइड आता है एलिजाबेथ का। इस प्रकार से प्राइड दोनों के केस में आता है, डर्सी के में भी और एलिजाबेथ के भी। अब हम चलते हैं आगे। डर्सी's pride stems from his social class and status। मैंने कहा ना वो रिच क्लास से आता है। He initially looked down on the Bennet family। मैंने कहा था ये लोग उतने पैसे वाले नहीं है, इसलिए। Elizabeth's pride lies in her quick judgment and confidence in her own perception of people। ठीक है, ये इनका अलग तथ्य है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा था कुछ और। एलिजाबेथ का जो प्राइड है, इसको ये प्राइड मान रहे हैं। ये जो जजमेंट है ना, इसने एक बार जजमेंट बना लिया कि डर्सी कोई अच्छा इंसान नहीं है, है ना, बहुत घमंडी प्रकार का व्यक्ति है, अच्छा नहीं है।
आगे ये कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस इन आवर ओन परसेप्शन ऑफ पीपल, कि ये ऐसा है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बहुत ज्ञानवान पुरुष है। जैसे इवन एलिजाबेथ स्वयं धोखा खाती है एक बार, है ना, जॉर्ज विकम से खाती है ना, कि उसको बहुत अच्छा इंसान समझती है जबकि वो होता नहीं। बोथ मस्ट ओवरकम देयर प्राइड टू अंडरस्टैंड एंड लव ईच अदर। अंत में यही होता है, ठीक है, दोनों का प्राइड साइड हो जाता है और इस प्रकार इनका जो है रिकॉन्सिलिएशन हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया था, ये वही एग्जाम्पल है, ये रहा, है ना, ये वाला। चलिए अब सेकंड थीम की बात करते हैं। सेकंड थीम है आपकी इसमें प्रेजुडिस, ठीक है, द थीम ऑफ मिस जजमेंट, फॉर्मिंग ओपिनियन विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग। ये था एलिजाबेथ में, ठीक है, कैसे उसको मिसअंडरस्टूड कर लेती है डर्सी को, वही वो मिसअंडरस्टूड कर लेती है वेकम को, है ना, ऐसे। अगला पॉइंट देखो, एलिजाबेथ जजेस डर्सी हार्शली बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशंस एंड बेकम्स लाइज, है ना, जो मैंने बोला। डर्सी मिस जजेस जेन्स फीलिंग्स फॉर बिंगले एज इंडिफरेंट, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बहन कितने भावों में बह रही है बिंगले के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल, एलिजाबेथ प्राइड, एलिजाबेथ prejudice against Darcy blinds her to his true character for much of the novel। मतलब वो पूरी तरह से शुरू से लेके एंड तक किससे ड्राइव होती है, केवल उस इमोशन से कि ये व्यक्ति बहुत घमंडी है और इससे इसी की भाषा में बात करनी है, जबकि वो अपने खुद के रियल कैरेक्टर को भूल जाती है। वो यही लिखा है, ठीक है। अब अगली थिंग, मैरिज एंड सोशल क्लास। अब मैरिज एंड सोशल क्लास कैसे है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो लाइन शुरू होती है कि कोई भी व्यक्ति जो धनवान है या सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइफ की खोज में रहता है, शुरुआत यहाँ से होती है। तो शुरुआत में शुरू से लेके अंत तक ये पूरा नोवेल मैरिज के इर्द गिर्द घूमता है ना, मैरिज के इर्द। तो इसलिए हो गई मैरिज। अब सोशल क्लास, सोशल क्लास कैसे, सोशल क्लास ऐसे जहां डर्सी क्लास डिफरेंस को भूल के झुकाव उसका होने लगता है एलिजाबेथ की तरफ। तो यहाँ कहीं ना कहीं दो क्लासेस आ रही है, एक रिच क्लास, एक कह सकते हैं नॉन रिच क्लास, है ना, तो दो यहाँ क्लास डिफरेंसेस है, तो ऐसे ये सोशल क्लासेस हो गई। अब ये क्या कह रहा है, द novel critiques the idea of marriage for the status wealth rather than love। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ल्यूकस, जो फ्रेंड थी ना एलिजाबेथ की, वो शादी कर लेती है किससे, कॉलिंस से, कॉलिंस के साथ शादी, ठीक है। याद रखना कि ये जो फोकस कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि ये प्रेम प्रेम सब फालतू की चीज़ें हैं, ये स्टेटस ऑफ वेल्थ के लिए शादी करो, इस सोसाइटी का मानना था, और उसी सोसाइटी के अनुसार ये ल्यूकस चली थी, शार्लेट ल्यूकस, है ना। लेकिन इसने मना कर दिया था, जीन सॉरी एलिजाबेथ ने। सेवरल टाइप ऑफ मैरिजेस आर सॉन सेंसिबल गार्डनर्स, मैंने बोला था सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल यही है पूरे नोवेल में, है ना, बहुत समझदार। वहीं फूलिश हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। मैंने बोला था एक और वाइफ कहती है कि कैसे भी करके लड़कियों का अमीर घराने में शादी करा, और वहीं हस्बैंड इतना केयरलेस है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा होते रहे, है ना। अब ये स्ट्रेटेजिक, इनकी तो फुल फ्लैश्ड प्लानिंग थी, उसको वाइफ चाहिए थी क्योंकि लेडी कैथरीन ने कहा था, और शार्लेट को कोई ऐसा लड़का चाहिए था जो धनवान हो, उसे प्रेम प्रेम से कोई लेना ही नहीं था। बाद वहाँ के रोमांटिक ये एलिजाबेथ डर्सी के बीच में देखने को मिलती है ना, कोमा बिंगले और जेन के बीच में, ये है। अब आगे चलते हैं, द प्रेशर ऑन वुमेन टू मैरी वेल इन ऑर्डर टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन सेंट्रल कंसर्न। ये इसका सेंट्रल कंसर्न है ना, इट्स सेंट्रल कंसर्न, कि लड़की यदि अच्छे घराने में जाएगी तो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी, उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी, ये तो खैर हम लोगों का भी सोचना है, सच तो ये है। अब इसका एक कोड देख लीजिए आप, जिसका मैं बोल रहा था, इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून
मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, है ना, यहीं से शुरुआत होती है, ये मिस बेनेट बोलती हैं, ठीक है, जब बिंगले नेदरफील्ड पाक आता है तब। अगली थीम पे बात कर लेते हैं। फैमिली एंड रेपुटेशन। A family's reputation impacts its members' marriage prospects. लिडिया भाग गई तो बची 3 बहन और भी हैं, उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, तो ये फैमिली है और इसकी रेपुटेशन है, यदि आप भाग के शादी करते हैं तब। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। अब ये देखिए, अ फैमिलीज रेपुटेशन इम्पैक्ट्स इट्स मेंबर्स मैरिज प्रोस्पेक्ट। The Bennett family's improper behavior, especially Lydia's elopement, elope का मतलब होता है भाग जाना किसी के साथ, है, threatens the social standing of all the sisters। मतलब जो जितनी भी लड़कियां हैं सब ये समझने लगेंगे और भी लड़कियां ऐसी हैं तीनों। मतलब एक भग गई वही वाली बात की, यदि एक सिक्का खोटा है तो इसका मतलब सब सिक्के खोटे हैं। सोसाइटी की ऐसी सोच होती है, कहने का तात्पर्य ये है। Darcy's respect for Elizabeth increases when he sees how she handles her family's flaws and with dignity, है ना। उसको देख रहा है कि मतलब परिवार में क्या हो रहा है और किस प्रकार से वो उसको हैंडल करने की कोशिश करती है ना। तो इसको देख के डर्सी जो है थोड़ा आकर्षित हो जाता है। अब इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ये भी इसकी मेजर थीम है। देखिए, बोथ डर्सी एलिजाबेथ अंडरगो पर्सनल डेवलपमेंट, ना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे। डर्सी ये जानने की कोशिश करता है कि ये लड़की अच्छी है, बोलने चालने में अच्छी है, वार्तालाप अच्छे से करती है, इमोशंस अच्छे हैं, फैमिली की देखभाल करती है। वहीं एलिजाबेथ को भी समय लगता है सेल्फ रियलाइजेशन में, ये समझने में, है ना, इनकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो रही है समझने की एक दूसरे को, है ना, और रियलाइजेशन भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि नहीं नहीं ये इंसान गलत नहीं है, ये इंसान सही है, मैं इसको गलत समझती थी। डर्शी बिकम्स मोर हम्बल एंड सेल्फ अवेयर, ठीक है। वहीं एलिजाबेथ लर्न टू लुक बियॉन्ड फर्स्ट इंप्रेशंस, है ना, एंड बायसेस, मतलब ये पहले समझने लगी ये ठीक इंसान नहीं है, ईगोइस्टिक इंसान है ना, ऐसा। अब ये देखिए साहब, ये देयर ग्रोथ enables देयर यूनियन, दे चेंज फॉर द बेटर, नॉट जस्ट फॉर लव बट फॉर मोरल इंटीग्रिटी, है ना। प्यार के लिए वो एक दूसरे को बदलते नहीं है, या फिर स्वयं एक दूसरे में बदलाव नहीं लाते हैं, बल्कि मोरल इंटीग्रिटी के लिए, है ना। अब इसकी अगली थीम है रोल ऑफ वुमेन एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस। इस नोवेल में जो वीमेन का रोल है वो बस इतना है कि रिच घराने में कहीं शादी हो जाए, बस परिवार का यहीं तक का सपोर्ट है, ना तो वीमेन कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती हैं, सिंपली उनकी शादी की जा सकती है। ये कुल मिला के मेन कंसर्न था उस समय का, वहाँ वीमेंस को कुछ इस प्रकार से देखा जाता था। और जेंडर की एक्सपेक्टेशन यही थी कि हाउसली चोर्स करें, है ना, जो घर के काम होते हैं उनको करें, बाहर की किसी चीज़ में इंडल्ज होने की कोशिश ना करें। जैसे वीमेंस राइटर नहीं बन सकती, है ना, वीमेंस को वोट्स देने का अधिकार नहीं था, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें कुल मिला के घर के जो काम है उनको करें, ऐसे कुछ वो थी, क्या बोलते हैं इनके जो टिपिकल आइडियाज थे। द नोवेल रिफ्लेक्ट्स ऑन लिमिटेड रोल्स एंड चॉइसेस फॉर वीमेन इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। मैरिज इज ऑफन द ओनली पार्ट टू सिक्योरिटी। कैरेक्टर like Charlotte Lucas accept practicality over romance, मैंने शुरू में बताया, while Elizabeth challenges traditional roles by asserting her right to choose love, है ना, वो पैसे के पीछे नहीं जाती। वेल्थ एंड इनहेरिटेंस, अगली थीम ये है। इनहेरिटेंस लॉस लाइक एंटेलमेंट ऑफ लॉन्ग बॉर्न इम्पैक्ट वीमेंस फ्यूचर, है ना। मैंने भी इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस वाली थीम बताई थी कि कोई भी
लड़की अपने पिताजी की संपत्ति इनहेरिट नहीं कर सकती है। कोई लड़का हो तो ही कर सकता है ना, वेल्थ हो या फिर जो भी प्रॉपर्टी हो, ये उसी से संबंधित है, कोई उसमें उसमें ध्यान देने वाली बात नहीं। अब आठवां फर्स्ट इम्प्रेशन, बोले तो वही जजमेंट पहली बार में देखने से। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नोवेल फर्स्ट इम्प्रेशंस अ की थी, है ना। Most major misunderstandings come from judging others too quickly. Elizabeth of Darcy, Darcy of Jane. Austen warns against relying solely on initial appearances and gossips. मतलब समझ रहे हो, पहले अपीयरेंस पे भरोसा मत कीजिए। आप किसी व्यक्ति को केवल एक बार में जज नहीं कर सकते हैं, है ना। केवल इतनी सी चीज़ के लिए इस नॉवेल का नाम रखा गया था, क्या, फर्स्ट इम्प्रेशंस। चलिए साहब, ये तो कर ली हमने किसकी बात, थीम्स की। अब चूंकि हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी लाइंस जो पूछी गई हैं कहीं किसी पीजीटी में, है ना, या तो कहीं किसी पीजीटी में पूछी गई है, या फिर उसे यूजीसी नेट में पूछा गया है, या टीजीटी में कहीं पूछा गया है। तो कुल मिला के जैसे डीएसएससी वगैरह हुआ, केवीएस वगैरह हुआ, कहीं ना कहीं पूछा गया है, वही सब मैंने यहाँ डाला हुआ है ना। तो हम एक एक करके सब कोटेशन देखेंगे। पहली बात तो ये चैप्टर 1 मिसेस बेनेट द्वारा कही गई लाइन है, और पहली लाइन है, शुरू में बताया था, इट इज द ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ गुड वाइफ, है ना। ये हमने पहली बात कर ली। ओपनिंग लाइन है, ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ओपनिंग लाइन्स इन इंग्लिश लिटरेचर, सैटारिकल टोन, मोक सोसाइटीज ऑब्सेशन विद वेल्थ एंड मैरिज। चलिए सर, अब आगे चलते हैं। अगला ये है एलिजाबेथ बेनेट ऑन फर्स्ट इंप्रेशंस। I could easily forgive his pride if he had not mortified mine। मतलब समझती हैं? ये अपनी बहन से कहती है कि मैं आसानी से उसके घमंड को क्षमा कर सकती थी यदि उसने मेरा घमंड क्रश नहीं किया होता। कब, जब वो कहता है बिंगले, मिस्टर बिंगले डर्सी को किसके साथ डांस कर लिया, एलिजाबेथ के साथ, तब वो मना कर देता कि नहीं नहीं, स्टेटस मैच नहीं, मेरे लायक नहीं। तो ये वहीं की लाइन है, आपको लाइन याद रखना है। सामने वाला ये लाइन डाल देगा आपके सामने, वो कहेगा ये लाइन किस कैरेक्टर के द्वारा अर्ज की जाती है नॉवेल में, है ना, किसके द्वारा बोली जाती है, याद रखना। अब आगे चलोगे, ये डर्सी का प्रपोजल है, याद रखना है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट है ना कहीं पूछी हुई है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। इन वेन हैव आई स्ट्रगल्ड, it will not do, my feelings will not be repressed, you must allow me to tell you how ardently I admire and love you। सीधी बात ये है, वो उसको प्रपोज करने की कोशिश करता है, वो डिनाई कर देती है, लाइन वही है, याद रखना है ना, ठीक है। लड़की हालांकि यहाँ डिक्लाइन कर देती है इसको। अब ये एलिजाबेथ के रिजेक्शन की लाइन, चूंकि अब डर्सी ने कुछ बोला है तो एलिजाबेथ भी कुछ बोलेगी, तो ये एलिजाबेथ की रिजेक्शन की लाइन है। You are the last man in the world whom I could ever be prevailed on to marry। ठीक है, ये कर दिया मना कि भाई साहब अकेले आदमी अंतिम भी हो तो भी ये मेरे लिए बहुत ही, समझ लो, इच्छा ही नहीं है कि शादी वादी तुमसे तो फिर करनी नहीं, आखिरी भी हो तो भी, ऐसी स्थिति है। एलिजाबेथ रिजेक्ट्स डर्सीज फर्स्ट प्रपोजल विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, है ना, मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। अब डर्सीज लेटर सुनिए। Darcy's letter. Be not alarmed, madam, on receiving this letter by the apprehension of its containing any repetition of the sentiment or renewal of those offers which were last night so disgusting to you। Chapter 35। सुनिए मेरी बात। ये लेटर लिख रहा है, पहले ये मुंह से बोल देता है, उसके बाद में ये लेटर लिखता है, और लेटर में वही बयां करता है कि मैडम ज़्यादा गर्म मत होइएगा, ये वही इमोशंस हैं जो पिछले दिन, बीते दिन वाले थे। ठीक है, तो अपने सेंटिमेंट्स को एक बार फिर बयां करता है, और कुछ नहीं, वो वही है। लाइन जरूर ध्यान से दो दो तीन तीन बार पढ़ लेना, अगर कभी पूछ लेगा तो आप लगा पाएंगे कि ये लाइन किसने बोली है, कहाँ की लाइन।
बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना। यहाँ नहीं तो कहीं और टकरा जाएगा, टकरा जरूर जाएगा यदि आप लिटरेचर वाले। चलिए सर, एलिजाबेथ सेल्फ रियलाइजेशन। टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। रियलाइजेशन तब होता है जब जो डर्सी का जो वो था, क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड कीपर है ना, जो हाउस को मैनेज करता है, जब वो बताता है कि डर्सी तो इतने अच्छे इंसान हैं, ऐसे रखते हैं, हम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ से पूरा इनका सोचने का नज़रिया बदल जाता है डर्सी के लिए, है ना। तो फिर ये अफेक्शनेट फील करने लगती है डर्सी के लिए, तो तब ये बोलती है कि टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। इस मोमेंट तक मैंने अपने आप को नहीं जान पाया था, है ना। एलिजाबेथ रिकॉग्नाइजेस हर ऑन प्रेजुडिस एंड मिसजजमेंट, है ना, ये समझ जाती है कि मैंने इसको गलत समझ लिया था। अ की मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन द लाइफ ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। चलिए सर आगे चलते हैं। लेडी कैथरीन्स इंटेरोगेशन। आई। Are the shades of Pemberley to be thus polluted? Lady Catherine de Bourgh expresses her outrage at the idea of Elizabeth marrying Darcy. Chapter 56. Listen. मैंने आपको बताया था कि जब ये लोग वापस आ जाते हैं, है ना, कहाँ पे, लॉन्गबोर्न में, जो एलिजाबेथ बेनेट का घर था ना वहाँ पे, जब ये लोग वापस आ जाते हैं तो वहाँ ये लोग कुछ देखते हैं कि मैडम कैथरीन पीछे आ रही, और मैडम कैथरीन पीछे आके किससे बात करती हैं, एलिजाबेथ से, कि शादी मत करो डर्सी से, जस्ट बिकॉज वो अपनी लड़की एन की शादी डर्सी से करवाना चाहती थी। तो इसीलिए वो यहाँ ये लाइन बोलती है। क्या बोलती है लाइन, ध्यान से देखो। लेडी कैथरीन डिब्रो एक्सप्रेसेस हर आउटरीच, गुस्सा निकालती है ना, एट द आइडिया ऑफ एलिजाबेथ मैरिंग डर्सी, है ना। क्या लाइन है ये देखो। आर द शेड्स ऑफ पेम्बरले टू बी दस पॉल्यूटेड विद सच अ पुअर लेडी हैविंग पुअर सेंस ऑफ लिविंग, है ना। ये लीजिए, मैंने कहा था वो क्रिटिसाइज करती है हार्सली। जब ये शॉर्लेट ल्यूकस के यहाँ गई थी ना, तब ये क्रिटिसाइज करती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये वहीं से ये उसका कैरेक्टर है, ये लाइन पढ़ के आपको समझ आया कि ये किसकी लाइन है। आर द शेड्स ऑफ पेम्बरले टू बी दस पॉल्यूटेड बाय मैरिंग दिस लेडी एलिजाबेथ टू मिस्टर डर्सी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। एलिजाबेथ फाइनल एक्सेप्टेंस। ये लीजिए। You must learn some of my philosophy. Think only of the past, as its remembrance gives you pleasure. ठीक है, ये भी लाइन आपको याद रखनी है। एलिजाबेथ एडवाइजेस डर्सी नॉट टू ड्वेल ऑन हिज मिस्टेक्स, है ना, खुद की मिस्टेक्स पे ध्यान दे, रिफ्लेक्ट्स हर मैच्योरिटी एंड इमोशनल ग्रोथ। ये लाइन है। अब ये डर्सी का प्रपोजल हो गया। माई अफेक्शंस एंड विशेस आर अनचेंज्ड। कहता है मेरा कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसा वैसा है, बट वन वर्ड फ्रॉम यू विल साइलेंस मी ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर एवर। इफ यू सिंपली से नो टू मी देन आई वोंट थिंक ऑफ इट एवर। दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू से इन द लास्ट, है ना। तो ये आखिरी लाइन है। जितने भी मैंने आपको कोटेशंस बताए हैं, याद रखना किसने बोला है, कहाँ बोला है, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहीं किसी टीचिंग एग्जाम में, तो ये भूलना मत। अब इंग्लिश लिटरेचर में आपको ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले हिस्से पे। अब ये आपकी क्लोजिंग लाइन है ना। ये देख लो क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन ऑफ द नोवेल। Happy for all her maternal feelings was the day on which Miss Bennet got rid of her two most deserving daughters. ठीक है, उनकी उसकी जो जो मिसेस बेनेट थी, उसकी दो लड़कियों की शादी हो गई, तो अब ये खुशी की बात है ना। हैप्पी फॉर ऑल हर मैटरनल फीलिंग, जो उसकी ममता थी ना, ममता, ममत्व,
इसका बोलता है कि हैप्पी फॉर हर, उसकी ममता के लिए खुशी है कि उसकी दो बहुत अच्छी डॉटरों, 5 अच्छी डॉटरों में से 2 अच्छी डॉटरों की शादी हुई, ठीक है। अब ये एक लाइन और याद रख लेना, अ लेडीज इमेजिनेशन इज वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमिरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमनी। ये डर्सी की लाइन है, इसी एलिजाबेथ के संबंध में बोलता है कि पर्सपेक्टिव और थॉट प्रोसेस कैसे बदल जाती है समय के साथ एक महिला की, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली किसकी, कंप्लीट हमने थीम्स की बात कर ली और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस की बात कर ली। अब चूंकि हम यहाँ हैं तो इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो काम आएंगे, ठीक है। आइए सर। देखिए, हु इज द एल्डेस्ट बेनेट डॉट बेनेट सिस्टर, है ना। इसमें कौन सबसे बड़ी बहन थी, मैंने बताया जब मैं कैरेक्टर स्केच पढ़ा रहा था तो ये आपकी जेन हो गई, ठीक है। और आगे चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर डर्सीज एस्टेट, मैंने बताया था ना सेटिंग वाइज सेटिंग इसीलिए पढ़ा था। अगर आपने सेटिंग पढ़ी होगी तो आपको 101% पता होगा कि कौन सी एस्टेट का मालिक था मिस्टर डर्सी, है ना। समथिंग इज हैपन टू माय पेन, गॉड नोस व्हाट हैपन। यस नाउ इट्स फाइन। तो जो मिस्टर डर्सी की स्टेट थी वो थी पेम्बरले। हु इज मिस्टर कॉलिंस पैट्रोनेस, आपको पता है पैटर्न क्या होता है। पैटर्न कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, अपनी भाषा में बोल दो, जो पालने वाला, पालनहार, ठीक है, जो लिटरेचर में सहायता करे, आप लिटरेचर लिख रहे हो तो उसके लिए फंडिंग करे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, है ना। वो जो है विलियम शेक्सपियर का पैटर्न था, है ना। बाकी जॉन ऑफ गॉन्ट हुआ, वो आपके जॉफरी चौसर का पैटर्न था, है ना। इसी प्रकार से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी एक पैटर्न था, जिससे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पैसे मांगे थे कि मेरे को फंड करो, मैं डिक्शनरी लिख रहा हूँ, हालांकि उसने दिया नहीं था, तो वो हार्टली क्रिटिसाइज भी करता है उसको, ठीक है। तो ये थी लेडी कैथरीन डिब्रो, है ना। आइए, आगे आप चलेंगे, इसको क्लियर कर दूँ। What does Mr. Darcy initially discourage Bingley from proposing to Jane? He thinks Jane is already engaged. He doubts Jane's affection for Bingley. तो यही आपका है आंसर, पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ये, और आगे चलिए, मैं एक काम करता हूँ, सीधा डिस्कस करते चले जाता हूँ, आप एक बार नजर मार लेना। Whom does Lydia Bennet elope with? किसके साथ लिडिया भागी थी, आपको पता होगा कि वो इंसान था मिस्टर बेकम, ये, ठीक है। What is the Elizabeth's reaction to Darcy's first proposal? क्या किया था उसने? She accept immediately. She is undecided. She refuses with anger. She runs away. तो उसको गुस्सा आया था, आपको याद हो। who ultimately pay for Lydia and Beckham's wedding? किसने पैसे दिए थे? मैंने आपको बताया था, डर्सी ने दिए थे, ठीक है। Where does Elizabeth first see Pemberley? कहाँ देखती है? On a horse ride, during her honeymoon, during a trip with gardeners, तो ये भी आपको पता होगा। आगे चलिए, हु इज शार्लेट ल्यूकस मैरिड टू, किसने, इसने किससे शादी करी थी, शार्लेट ने, तो इसने शादी करी थी कॉलिंस से, ठीक है। आगे चलिए, विच बेनेट डॉटर इज डिस्क्राइब्ड एज बुकिस एंड सोलेमन, बताइए सर, कौन सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ती थी सभी बहनों में। ये कुछ ज़रूरी चीज़ है जो हो सकता है मैंने मिस कर गया हूँ, पर वो मेरी थी, मैंने इसका म्यूजिक का तो आपको बता दिया था, है ना। तो याद रखना ये भी, MUSIC, म्यूजिक का मैंने आपको बता दिया था, ये भी याद रखना। बुकिस सोलेमन, ये बहुत शांत प्रकार की लड़की थी, है ना, मैरी। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज लेडी कैथरीन लर्न अबाउट द पॉसिबल एंगेजमेंट ऑफ एलिजाबेथ एंड डर्सी?
कैसे पता चला? डर्सी डर्सी टेल्स हर, अ सर्वेंट इन्फॉर्म्स हर, शी हियर इट फ्रॉम मिस्टर कॉलिंस, एलिजाबेथ राइट्स टू हर, है ना? तो ये सीधी सी बात है, सी हियर्स इट फ्रॉम मिस्टर कॉलिंस। क्यों? कॉलिंस उसका कजन था। हु इज द मेन नरेटर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस? अब देखो, सुनो मेरी बात। तीन तरह के नरेटर होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओमनीसियंट नरेटर, है ना? फर्स्ट पर्सन बोले तो जो मेन लीड कैरेक्टर है, मेन हीरो है, सपोज डर्सी अगर पूरी नोवेल का नरेशन देता तो फर्स्ट पर्सन हो जाता। सेकंड पर्सन में जो कह सकते हैं जो प्रोटागोनिस्ट है उसके अलावा कोई भी नरेशन दे रहा है हीरो का तो वो सेकंड पर्सन में चला जाएगा। थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट मेथड में हमको ये पता नहीं होता है कहानी सुना कौन रहा है, ये पता नहीं चलता है, तो उसी को थर्ड पर्सन ओमनीशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है ना? याद रखना है इसका, ये जरूरी क्वेश्चन है। व्हाट इज डर्सीज रिलेशनशिप टू लेडी कैथरीन डिब्रो? उसका ब्रदर था, कजन था, नेफ्यू था, या फिर सन था? तो ये था इसका नेफ्यू। ये तो इवन सच बोलूं तो इस पर तो मेरी निगाह नहीं गई थी, अभी गई है ना? ये इसका नेफ्यू था, आपको याद रखना है ना? कोई का कोई चचेरा मौसेरा या जो भी हो, सॉरी ये तो मैंने बता दिया है, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये जो है ना डर्सी नेफ्यू थे, ये हमें शुरू से पता है, मैं इसको कॉलिन समझ बैठा था। चलिए आगे चलते हैं। विच बेनेट सिस्टर इज द यंगेस्ट? आपको पता होना चाहिए, लिडिया थी, है ना? हाउ मेनी बेनेट सिस्टर्स आर देयर? 5। हु इज मिस्टर विकम ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू मैरी फॉर फाइनेंशियल गेन? मैंने आपको बताया था, जॉर्जियाना को लेके भागना चाह रहा था। वेयर इज मिस्टर विंगलिस रेंटेड एस्टेट लोकेटेड? नेदरफील्ड पार्क। Why is Longbourn estate entailed away from Bennett's daughters? They are poor. The law does not allow women to inherit. ठीक है, शुरू से बोल रहा हूँ। Who eventually proposes a second time in and is accepted? वो डर्सी था। Which couple is considered the most sensible? मैंने आपसे शुरू से ही बोला है, गार्डनर्स। इतने ही आपके क्वेश्चन हैं और यहीं पे आके हम आपसी संवाद को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वी विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर्स इन नेक्स्ट वीडियोस। आई होप you love it all. Please share with your friends whosoever is preparing for English literature exams. Thank you very much. Thank you.